अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स का है, जो कल एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड में। बहुत सारे बच्चे फरमाइश किए थे कि सर इस पर वीडियो बनाइए, ख्वाहिशमंद भी हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि मैथमेटिक्स का पूरी किताब को डिफ़ाइन करना तो मुश्किल है, एक एक क्वेश्चन को तो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। वो उस पर बात करूँगा जो अक्सर बेशतर क्या होता है कि एग्ज़ाम के लिए बच्चे जब जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में पूरी प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितना मैथमेटिक्स को जितना प्रैक्टिस ज़रूरत होती है, हम उतना नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि जब एग्ज़ाम देते रहते हैं, फार्मूला मिस कर जाते हैं और फार्मूला उल्टा लिख देते हैं, और जब फार्मूला उल्टा लिख देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपका सिर्फ स्टेप के मार्क्स तो मिलते हैं, लेकिन कंप्लीटली मार्क्स आपको नहीं मिल पाता है। उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम देते वक्त मैथमेटिक्स में क्या क्या ख्याल करने की ज़रूरत है, और मैथमेटिक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो कौन सा टर्म कहाँ पे यूज़ होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसका आंसर कैसे देना है और किस तरह देना है, उसके ऊपर बात करूँगा। और किस मतलब के चैप्टर से कितने क्वेश्चंस रहते हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना इजी नहीं यहाँ पे, क्योंकि जितना करना था क्लासरूम में कर चुके हैं। बस उसी क्वेश्चन को फोकस करना है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, और हमें जो याद रखना है कि एग्ज़ाम हॉल में मुझे मुझे पूरी तरह से याद रहे और क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, किस नेचर का क्वेश्चन रहता है उस पर फोकस करने वाले हैं। इसलिए आप लोग बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा वीडियो। और आप अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले चैप्टर की तरफ। ये आपका है रियल नंबर, इसको हम कहते हैं रियल नंबर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्या। हमने पढ़ा था कि जो यूक्लिड हैं एक साहब थे मैथमेटिशियन से, उन्होंने एक चीज़ दिया था कि जिसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। उन्होंने एक चीज़ को मतलब कि एक वाज़े कर दिया था, वो डिस्क्राइब कर दिए थे कि उन्होंने जो लेमा दिया था। लेमा मतलब क्या होता है कि जो चीज़ चेंज हम नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे कोई फार्मूला दे दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, वो पहले से ही प्रूव किया हुआ है, अलग से मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसमें, और हम उससे चेंजिंग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर जो है ये किस तरह यूज़ करते हैं। जो पॉजिटिव यहाँ पर की बात की जा रही है, इसको आगे चल के बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे बताया कि P1 और P2 हो तो Pn का वैल्यू मालूम करना था, किस तरह करेंगे। और जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P और a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a और धनात्मक पूर्णांक है, इस टाइप से आता है। तो इसको आप जब समझेंगे तो इससे पर बेस पर आपका कितना क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी रूट वाला होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसे कंडीशन को आप पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो रहता ही है, और कभी कभी ये बटे में रहता है, जैसे लिखा रहेगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप सिद्ध कीजिए। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या करना है, हिंदी में लिखना है तो उसे वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं। फिर उसे क्या करेंगे, बहुत सारे स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लिखाओ कि इसलिए यहाँ पे क्या किया, पहले का माना परिमेय संख्या मान लिया गया, फिर इसको क्या करेंगे, इसको एक टर्म को क्या करेंगे a/b कर लेंगे, और b यहाँ पे क्या होगा कि नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, इसलिए व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपको मालूम हो जाएगा। ये क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो 3 तरह का पढ़ के जाना है इसके अंदर। एक पढ़ के जाना है जैसे सिर्फ √2 एक परिमेय संख्या है, एक पढ़ के जाएंगे 1/√3 या 1/√2 या 1/√5 एक परिमेय संख्या, ये बटे में होगा, और एक इस तरह से देख करके देगा, और एक प्लस में करके देता है, जैसे 2+3√2 एक परिमेय संख्या है। इसको आप क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूफ करना। इससे आपको जो 3 मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसको करके जाना है, देख कर जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ यहाँ पर कि √2 एक परिमेय संख्या है ना, अतः इसको मानना है, तो ये माना गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगले देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्या क्या कर रहा है यहाँ पे कि यूक्लिड जो एल्गोरिथम है उन्होंने मोसो दिया था, यानी कि एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। एलसीएम को लोसो कहते हैं और एचसीएफ को मोसो कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये किस तरह हम यूज करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी को विभाजित करें, जब किसी को हम डिवाइड करते हैं तो किसी न किसी से भाग करते हैं। तो आपने वो हिंदी में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सेम चीज यहाँ पर है कि जो टोटल यहाँ पर भागफल, यहाँ पर जो टोटल भाज्य कितना है
तो वो देखना है इसके अंदर। भाजक क्या है, शेषफल कितना है, और जिससे मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, वो भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ये देख कर जाएंगे, इस तरह सॉल्व करना है इसे यूक्लिड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे इसका क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार जो है शेष जो जीरो आ जाने पर मोसो प्राप्त हो जाता है। याद रखेंगे कि जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट जो टर्म दिख रहा है, यहाँ पर जो प्लस करके जो बाकी लिखते हैं, जो शेष होता है, इसको जब ऐड करते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, जीरो हो जाता है। इसका मतलब ही आपका एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कौन होगा, जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोसो होगा, ठीक है। इसको देखकर जाएंगे। अंगणित के अंदर, अंगणित का मतलब होता है अर्थमेटिक, उसके मूलभूत को परमे का प्रयोग करके, परमे का मतलब होता है, हम क्या कहते हैं इसको, थ्योरम कहते हैं। तो इसको वो पढ़ते हैं, इसके अंदर सॉल्व करने का तरीका वो पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है यहाँ जी। बस इसमें क्या याद रखेंगे कि लोसो और मोसो का फार्मूला जो है वो याद रखेंगे। होता क्या है कि लोसो बराबर जैसे आपको यहाँ दे दे और आपको पूछे कि तो क्वेश्चन पूछ दे यहाँ पर, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मोसो। तो दोनों यहाँ पर क्या संख्या है, ठीक है, दोनों से क्या है, संख्या है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या बोला है इसके अंदर, मोसो। मोसो यानी कि एचसीएफ निकालेंगे, तो जब दोनों का एचसीएफ निकल जाएगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखेंगे एक बार कि किससे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो लोसो इंटू मोसो इज इक्वल टू होता है संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। अगर आपको एलसीएम मालूम है और एलसीएम मालूम हो या एचसीएफ में से कोई, दोनों में से कोई एक मालूम हो, तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और संख्या को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से लोसो या मोसो को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई बराबर की इस साइड अगर रहता है और अगर इनटू में इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको यहां से आप मोसो और लोसो को कर सकते हैं। बस ये फार्मूला याद रखेंगे, आपका पूरा बन जाएगा कि लोसो इंटू मोसो इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जो है, इसी का जो टॉपिक का पार्ट जो याद रखने की चीज है वो इतना याद रखेंगे कि परिमेय का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को पी बाय क्यू के रूप में लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या होता है। और वो परिमेय कहते हैं जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन आपका इस टाइप से दिया होगा कि अगर 0.375 करके दिया होगा और ये इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, पूरा विदाउट पॉइंट क्या आप क्या करेंगे, लिख देंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, जितना भी पॉइंट होगा यहाँ पे उसके बदले में क्या करेंगे, 1 डालेंगे और कितना टर्म इधर है, कितना प्लेस है 1 2 3, तो क्या करेंगे उतना पावर कितना 3 रहेगा, इसको हम 1000 लिखते हैं। तो 10 टू दी पावर 3 को हम 1000 लिखते हैं। अब इसको जब हम 10 टू दी पावर 3 को जब हम को तोड़ेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे तो हम इतना भी लिख सकते हैं इसे। तो याद रखेंगे कि जिसके नीचे में 2 और 5 आ जाएगा वो हमेशा शांत होगा, और 2 5 और 7 के अलावा 2 5 और 7 अगर आ जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा, जिसके बारे में यहां बताया गया। देखिए यहाँ पे शांत है या अशांत। शांत का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से क्या होता है कि कट जाए, वो नंबर पूरी तरह से उसके अंदर बचे नहीं, पूरी तरह से कट जाए, वो क्या होता है, शांत कहलाता है। लास्ट में आकर के उसको जो है, जैसे आप 18 को अगर आप आपके मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, और 18 को अगर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, किससे करेंगे, 18 को आप 3 से करेंगे तो पूरी तरह से क्या होगा, वो कट जाएगा। लेकिन अगर 18 को ही आप दूसरे नंबर से करते हैं, ठीक है, आप जैसे उसको आप 5 से करते हैं या किसी, तो आपको कुछ भी करेंगे वो जल्दी पूरी तरह से देखेंगे कौन नंबर कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, वो देखना पड़ेगा आपको पूरे को कर, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने लिया है कि 15 बाय कितना है, 1600 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 15 बाय 1600, तो यहाँ पर 1600 को क्या तोड़ा गया है, किस फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में। अगर ये 2 और 5 के अलावा भी कोई दूसरे पावर अगर रहता, 7 भी रहता, तो ये क्या हो जाता, अशांत हो जाता। ये पूरी तरह से क्या होता है कि कटता नहीं है, इसीलिए। तो ये पूछेगा प्रशांत शांत है या अशांत, आप इसको क्या करेंगे, देख लेंगे कौन पूरी तरह से कट कर आ रहा है, जो कट करते हैं इस फॉर्म में ही उसे लिखेंगे कि जो 2 और 5 अगर आएगा नीचे में तो ये क्या होगा, शांत होगा। 2 5 के अलावा अगर कोई 7 आ जाता है तो ये अशांत हो जाएगा, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अगला जो है वो है बहुपद। उसके अंदर क्या है, बहुपद। बहुपद के अंदर क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज याद रखना है। इसमें रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद होता है, शून्य और गुणनफल की तो उसका पूरा तरीका बताया, तो बता दिया गया पहले भी, ठीक है। तो क्या क्या चीज होता है पहले को इसको जानेंगे थोड़ा। तो इसमें जानते हैं कि एक रैखिक बहुपद कहलाता है, दूसरा जो कहलाता है द्विघात बहुपद कहलाता है, तीसरा जो त्रिघात बहुपद कहलाता है। घात का मतलब होता है पावर। हम जानते हैं कि एक चर वाला, एक होता है चर, एक होता है अचर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में जो उसको कहते हैं चर वाले को, जैसे कोई कांस्टेंट होता है, एक होता है अचर जो कोई वेरिएबल होता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड जितना भी होता है, ये क्या है, एक कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है। लेकिन 1 2 3 4 5 क्या है, एक कांस्टेंट, वो फिक्स रहता है।
जब कोई फिक्स रहे वो क्या कहलाता है कांस्टेंट, और जो क्या कहलाता है वो अदलता बदलता है वो कहलाता है वेरिएबल। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो एक घाती जिसका पावर एक होगा तो एक घाती होता है। जैसे आप लिखा है 2x-3 तो एक घातीय है। ये आपसे पूछा जाएगा कि एक घाती है या दो घाती है, तो यह मालूम होना चाहिए कि एक के बहुपद रैखिक बहुपद जिसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं, ये 2x-3 जो है ये क्या एक घाती है, क्योंकि 2x x पावर कितना है 1 है, इसीलिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है द्विघात बहुपद जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जिसको हम कहते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन में, बल्कि आपके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा हुआ है कि x क्या क्या लिखा हुआ है y² - 2, y पे पावर कितना है 2 है, इसीलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और जिसका पावर 3 होगा वो क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, अगला देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर एक घाती है या दो घाती है, और एक इस तरह क्वेश्चन आता है। होता क्या है कि जब हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे और देखेंगे कि टच कितनी बार कर रहा है, जितने पॉइंट पर काम करेगा उतने को उतनी घाती हम बोलेंगे, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग शो किया जाता है। आप पढ़ेंगे इसके बारे में, देखे होंगे और क्लास के अंदर पढ़ाई हो चुकी है इसके बारे में। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक घाती किसे कहते हैं, द्विघाती किसे कहते हैं, त्रिघाती किसे कहते हैं, वो आप देख कर जाएंगे इसे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप से क्या करेगा कि आपको दे देगा एक यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, इस टाइप से बोलेगा एक घाती है, दो घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती है, या नन ऑफ दिस है, या इसके अंदर नहीं है इसमें कुछ भी, नन ऑफ द अबव, कुछ भी करके देगा आपको क्वेश्चन, तो इसको आप टिक करेंगे। ठीक है अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज है कि जो शून्यंक होता है, हम देखते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालते हैं, अल्फा और बीटा निकालते हैं, तो शून्यंक मतलब जीरो कहलाता है वो, शून्यंक हम क्या बोलेंगे हम जीरो। अब देखेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा को हम कैसे निकालते हैं। हमें मालूम होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता सी बाई ए। इसको हमने प्रूफ भी किया था क्लास के अंदर कि माइनस बी बाई ए ही क्यों आया और सी बाई ए को सी बाई ए ही क्यों लिखा जाता है। तो हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा एक शून्यंक है, एक जीरो है, तो उसे प्रूव करना पड़ता है इसके अंदर, उसे दिखलाना पड़ता है कि सही में क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई होता है कि नहीं होता है, इसको देखना है। और यह फार्मूला दिया हुआ है, इसको आप देख के जाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि गुणांक क्या होता है, गुणांक का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये पढ़ चुके हैं पहले, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो। ठीक है, ये फार्मूला बस याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए। ठीक है, आगे जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे वो जो आएगा यहाँ पर, जैसे ये फार्मूला दिया द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे इसको फॉर्म में लिखते हैं। ये आता है कभी कभी एग्जाम के अंदर कि आपको ये वाला को टर्म को जान लेंगे, आप ऑटोमेटिक आप बैठा सकते हैं, आप यहाँ से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अब वो क्या करेगा, बोल देगा कि दो शून्यक दिए हैं 3 और 5, इसमें से बहुपद क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा वहां पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जो भी आपका अल्फा प्लस बीटा है क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा इसकी जगह रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, आपका यहाँ से बहुपद तैयार हो जाएगा। कैसे होगा अब इसको देख कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ भी है एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है ये, वो उसको देख कर जाएंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले को याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, इसको देख लेंगे एक बार। उसके बाद क्या कहते हैं त्रिघाती, तो बहुत द्विघाती था, ये त्रिघाती, इसमें तीन चीज इसमें आता है। क्या आता है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं इसके अंदर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर क्या होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल होता है माइनस डी बाई ए। ये हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला को, आ रहे हैं इस फार्मूले को देख कर जाएंगे। कभी कभी इसका वैल्यू दिया रहता है, बस आपको फार्मूला लगाकर वहां पर निकाल देना है, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे हम लोग, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको आपको बोला जाए तो आप चाहे तो यहाँ इसको दो तरह से सॉल्व आप कर सकते हैं। पहला तो इसके अंदर दो चीज यूज करते हैं, क्या करना है कि लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जगह 10, और बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि दो जोड़ने और घटाने पर
बीच वाला हो और मल्टीप्लाई करने पे किनारे वाले हो, आप कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 7 है 10 है, तो 10 को क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे तो 2 इंटू का करेंगे 5, 2 इंटू 5, फिर क्या दिखना है यहाँ प्लस है, तो जो बड़ा होगा उसके पहले प्लस रखेंगे, जो छोटा होगा उसके पहले माइनस रखेंगे, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो 5 और 2 को जब 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, पहले एग्जाम में क्या करना, जल्दी करना है, एक किनारे वाले को दूसरे किनारे वाले से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए उसको क्या करना है, तोड़ लेना है साइड में रख करके कि कितना आता है वो, तो जितना भी आए तो दोनों को ना जोड़कर घटा कर देखना है कि आप बीच वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जोड़ने और घटाने के बराबर बीच वाला आ रहा है तो वहीं पे स्टॉप कर देना, आगे नहीं बढ़ना है। अब देखना है कि ये प्लस या माइनस है, तो जो बड़ा होगा उसके पहले प्लस रखेंगे, अगर कोई प्लस ही है तो कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर साइन का, और अगर बड़ा छोटा हो और माइनस हो तो थोड़ा देख कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ से रॉन्ग होने का डर होता है और रॉन्ग ज्यादातर होने का चांस रहता है, इसीलिए ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ जैसे आया कि इसको ने कहा किया कि 7x² प्लस 7x प्लस 10, तो इसको फाइंड आउट कर लिया कि इसको 4 टर्म में कर लिया। देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे x कॉमन है, तो x को बाहर जब करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5, ओनली 5, क्यों x तो यहाँ पे एक ही है, बाहर निकल चुका है इसीलिए कुछ नहीं यहाँ पे, प्लस 2x प्लस 10, तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर दिया गया, तो क्या बचा x प्लस ओनली 5। 2 का अब कॉमन का मतलब जो वो नंबर जो दोनों में शामिल होता है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम को लिखेंगे, ये कॉमन हो गया। दो याद रखेंगे कि ये तभी सही हो सकता है जब दोनों ब्रैकेट आपका सेम होगा, दोनों ब्रैकेट आपका सेम होगा, इसका मतलब मान लेंगे कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या करेंगे, दोनों कॉमन को एक कॉमन रखेंगे, जो बाहर में आया हुआ है जैसे x अब प्लस 2, इसको प्लस 1 रखेंगे, ये आपका निकल जाएगा। आगे चलकर एक लाइन देंगे, या लिखेंगे x माइनस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -2, और इसको लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू -5। ये आपका जो आंसर आएगा या -2 आएगा और -5 आएगा। जो आप 9 क्लास के अंदर थे तो आपको यहीं पे जाके कंप्लीट करना पड़ता था, लेकिन अभी आप शून्य बोला है तो अब इसको निकालेंगे आगे, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे निकालेंगे इसको, अप्रूव कैसे करेंगे। तो शून्यों का योग क्या होता है, और शून्यों का गुणनफल के जब बैठा लेंगे इसको, तो आपका पूरी तरह से या आपका ये वाला जो है टर्म जो आपने बैठा है वो निकल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे ये दूसरा एग्जाम, ये एक्स बस अल्फा प्लस बीटा बैठा लेंगे और अल्फा इंटू बीटा बैठा लेंगे, आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शून्य का आपको निकाल लेंगे 0। एक बार इसको जो बहुपद बताया था हमने उसके ऊपर देख लेंगे एक बार, अल्फा प्लस बीटा क्या और अल्फा इंटू बीटा क्या इसके अंदर, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके अंदर ये क्यों, ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया, तो बैठा लेंगे इसको। ये क्यों, ओके 0 दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो देखेंगे मेरा किस तरह आ रहा है, उसको सॉल्व करके हमें देख लेंगे मेरा शून्य अंक क्या है एक बार, ठीक है। जैसे यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है इसको देख लेंगे, ठीक है। अगला देखें यहाँ पे सेम चीज, उसमें क्वेश्चन वही जो मैं बोला था उस टाइम कि स्टेप दिया रहता है कि शून्य दिया रहता है, जैसे -3 और 2 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या है अल्फा ओ योग है, तो क्या लिखेंगे अल्फा मतलब क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में लिख देंगे और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया, -3, तो इसके बदले में क्या रखेंगे -3, और इसके बदले में क्या रखेंगे हम लोग 2। तो क्या करेंगे, इसका माइनस है, इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x, ये 3 और प्लस इसका 3x, और यहाँ पर क्या है कि ये 2 प्लस में तो प्लस ही रहेगा, तो +2, तो ये आपका निकल जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको आप देख कर जाएंगे इस वाले फार्मूले को, ठीक है। अगला बात करेंगे यहाँ पर कि जो बहुपद उसके लिए जो विभाजन जो एल्गोरिथम है वो क्या चीज़ है, तो हमको याद रखेंगे कि भाज बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हम जानते हैं कि जो भाज होता है जिसको मल्टीप्लाई कर जो डिवाइड करते हैं, तो जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करने में जो आता है नंबर वो क्या कहलाता है, मेरा भागफल, ठीक है। और हम जिस चीज से उसे मल्टीप्लाई उसे डिवाइड करते हैं जिस नंबर से, वो क्या कहलाता है भाजक, और जो भी नंबर बच जाता है उसे क्या कहते हैं शेषफल। तो उसको ऐड कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, px और gx इंटू qx प्लस rx, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये क्वेश्चन होता है। इसको जब हम जो लिखते हैं उसके अंदर इंग्लिश में लिखे या हिंदी में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता इसके अंदर, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ में बात आपको आनी चाहिए बस, ठीक है। आगे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है अक्सर कि एक आपको मतलब बहुपद दे देगा और बोलेगा इसको आप जो है क्या करेंगे, आप डिवाइड कीजिए इसे, तो कुछ नहीं करना इसके अंदर, तो देखना है पहले जो जैसे है इसको ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखिए कि इसको 2 तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसने ऐसे ही क्या है डायरेक्ट, तो मैं इसको 2 तरह सॉल्व कर सकता हूँ। पहले ही दोनों का करूँगा कि यहाँ पर प्लस में तो मैं लिख दूंगा x माइनस
√2, इसको मैं लिख दूंगा माइनस में, तो क्या लिखूंगा x प्लस √2, उल्टा कर देंगे। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, एक बहुपद हम निकाल लेंगे यहाँ से एक, ठीक है, दोनों को सॉल्व करके, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये बहुपद को पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है, इस टाइप से, ताकि आपको मतलब कि इजी हो निकालने में इसके अंदर, फिर बाद में से डिवाइड करेंगे ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ अभी देखिए, यहाँ पे है ना, उसने क्या भी है यहाँ पे एक्स बार क्या क्या प्लस है तो क्या क्या माइनस, अब और माइनस है तो क्या कह दिया प्लस, इसको इस टाइप से फॉर्म निकालेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस वाले बहुपद को, देखेंगे कि मेरा क्या आ रहा है लास्ट में, रिमाइंडर क्या हुआ है, 0 है। ये इसका भागफल कितना है लिख देंगे यहाँ पे। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि क्या मतलब कि अगर इस वाले फार्मूले पे जो भाज बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, क्या इस पर वो फिट कर रहा है कि नहीं, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो अगर फिट कर रहा है, आ रहा है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है, इसको देखकर जाना है। अगला जो आपका यहाँ पे है वो है दो चार रैखिक समीकरण। हम जानते हैं इसके अंदर कि उतना ये स्टर्म वगैरह को जानने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जानना यहाँ पे है कि हाँ, अब देखिए इसके अंदर कि किस टाइप से क्वेश्चन एक इसमें रहता है, ठीक है, दो चार रैखिक जो समीकरण होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि जो कुछ टर्म को मालूम करना चाहिएगा इसको, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना। जब दोनों एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, तो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगला कह रहा है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वो समांतर होती है। समानांतर मतलब होता है पैरेलल। जब कोई लाइन कितनों कुछ बढ़ा दिया जाए वो आगे जाके मिलती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के समानांतर चलती है, पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे ट्रेन का आपने रेल देखे, पटरी देखे होंगे, वो सेम चीज यहाँ पर पैरेलल है। और दोनों रेखाएं क्या होता है, संपाती होती है, कि एक ही लाइन पे दोनों फिक्स होती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें देखेंगे कि इसको कैसे विधि से सॉल्व करते हैं। हम 3 तरह से ग्राफ बनाते हैं इसके अंदर, और कैसे बनाते हैं उसके लिए कुछ रूल को हम जान लेंगे। कभी कभी क्या करता है कि हायर एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। अभी जैसे बिहार बोर्ड में और जो टीचर का एग्जाम होता है स्टेट, उसके अंदर भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में अक्सर पूछा जाता है, जो भी एग्जाम हुआ इससे पहले भी। जैसे इसमें दिया हुआ पहला शब्द क्या है कि अगर a/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b/b2 करेंगे, तो याद रखेंगे इसके अंदर सिर्फ एक ही हल होगा। इसके अंदर कितना हल होगा, ये एक हल होगा। और सेकंड जो बोला जा रहा है यहाँ पर कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसके अंदर ये अनगिनत हल होंगे। और जब इसे ये दोनों क्या है, तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है, इक्वल है। बट यहाँ पर ये तो a1/a2 तो और b1/b/2 तो इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है, तो इसलिए कोई हल इसका नहीं होगा। इसके लिए शर्त है कि ये तीनों जब इक्वल होगा तभी एक से ज्यादा अनगिनत हल हो सकते हैं। इसमें एक टर्म दे देता है, उसको मालूम होना चाहिए आपको यहाँ पे। तो ये इसको सॉल्व किया यहाँ पर कि ग्राफी जो कैसे ग्राफ पर हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जैसे x-2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, a1/a2 करेंगे। तो a1/a2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये a और ये क्या हो गया मेरा b, यानी कि a1 और a2। तो ये इसको a1 और इसको a2, ये y1 y2, ये x वाला है ना, इसको क्या मानेंगे, a मानेंगे। और y वाला क्या होगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे। और अगर ये लास्ट वाला हो तो उसको क्या करेंगे, c मानेंगे, क्योंकि ये जो भी टर्म दिया रहेगा c है आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो a1/a2, तो यहाँ पर 1/3, 1 बाय क्या लिखेंगे 3। अब लिखेंगे b1/b2, तो b1 कितना -2 और ये 4 क्या प्लस में, तो क्या लिखेंगे -2/4। या लिख देंगे c1/c2, तो c1 कितना मेरा यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 0 है। और यहाँ पे इसका कितना है, क्योंकि अक्सर देखेंगे x y z, या मतलब कि कोई जैसे x y प्लस का एक नंबर होगा, तो जो नंबर होगा वही c होगा। बाकी यहाँ पे क्या लिखेंगे, a है तो लिखेंगे, b है तो लिखेंगे, c है तो लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे इसका 0 दिया तो नहीं है, बट यहाँ पे 0 है, तो 0 बाय क्या करेंगे, -0 बाय क्या लिखेंगे, -20, ठीक है। तो ये दोनों देखेंगे बराबर है कि नहीं है, तो ये इज इक्वल टू नहीं है, तो इसीलिए प्रतिच्छेद करती रेखा है केवल एक ही हल होंगे। क्यों, हमने पढ़ा था कि जब कोई a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होगा, तो ये सिर्फ एक ही का इसके हल होंगे, ये मालूम होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सेम चीज सेकंड देखेंगे, a1/a2, फिर इसको कंपेयर कराएंगे, फिर b1/b2, फिर c1/c2 करेंगे, और देखेंगे क्या इक्वल है, यहाँ पर कट करके तो देखेंगे यहाँ इक्वल है कि नहीं। 2/4 कट करेंगे, 3/6 फिर इसको कट करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 9 से 3 से कट करेंगे तो कितना, 3/, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा इसके अंदर ना। अगर ये दोनों बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर होंगे, या मतलब तीनों बराबर हो कट करके, तो ये क्या होगा हमारा
संपाती रेखा होंगे, अनगिनत हल होंगे जब तीनों बराबर होंगे। कट करके देख लेंगे इसको, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अब ऐसे भी इसको कट करेंगे तो 1/2 ही आएगा। क्यों, 2/4 करेंगे तो 1/2, 3/6 करेंगे तो 1/2, और 9/2 करेंगे तो 1/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि तीनों बराबर हैं, इसलिए इसमें अनगिनत हल होंगे। और थर्ड वाला जो यहाँ पर है उसके अंदर क्या करेंगे, A1/A2 सेम काम करेंगे और देखेंगे बराबर है कि नहीं है। तो इसको, इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 है और 2/4 है, तो कट करेंगे 1/2 हो जाएगा। और 4/12 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। मतलब ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें कोई हल नहीं होंगे। तो इस वाले को देखकर जाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए दिया जाएगा, आपको पेपर मिलेगा ग्राफ बनाने के लिए। तो उस ग्राफ में क्या करना है, आपको उस ग्राफ पर ड्रॉ करना है और कोशिश करना है कि पेंसिल से ही करने का, पेन से न करेंगे, क्योंकि ग्राफ को पेंसिल से ही बनाना चाहिए और पॉइंट का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। काउंट करने में गलती मत कीजिएगा, वरना आपका जो ग्राफ हो करेक्ट नहीं आएगा। और ग्राफ बनाने के लिए शर्त है कि जब दो ग्राफ को बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। तो कट करने वाला कौन होता है, देखना सामने में एक्स एक्सिस को, एक्स कितना है और वाई कितना है, उसको दोनों को पढ़ लेंगे आप। तो आपने सीखा था क्लास के अंदर कि वो एक्स और वाई को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही सेम चीज यहाँ पर है। उसको आप देख के जाएंगे कि किस तरह यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस यहाँ से लिया है और यहाँ दिया एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है दोनों जाकर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ आ रहा है, 6 पे आ रहा है, और इसका वाई एक्सिस कितना, 0। तो इसका जो आएगा यहाँ पे पॉइंट बनेगा ये 6 और कॉमा 0। या क्यों कि पी पॉइंट कितना है, 0 और -4 है, और ये कितना आपका 0 और 2 है। क्योंकि मालूम होना चाहिए हमें कि जो एक्स एक्सिस होता है हमेशा उसको पहले लिखते हैं, वाई को हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, 3 तरह से निकालते हैं इसको। इसको जो विधि बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, इसको ग्राफ निकालने का, सॉल्व करने का जो समीकरण होता है, उसको हम 3 तरह से निकालते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसको हमें इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अगला जो है वो को कहते हैं लुप्तीकरण विधि, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और जो तीसरा है उसको बोलेंगे बर्ज गुणन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, क्या करते हैं, एक एक्स या वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ कि 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। तो कभी कभी देखते हैं कि कौन नंबर कट रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ उसको पुट कर देते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं उससे, ठीक है। उसे क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं उसके अंदर। और थर्ड में जैसे y निकाल लेंगे, इसको पहले x निकाल लेंगे इसके अंदर, सेम चीज, उसके बाद पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा आपका। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, उसको रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उससे, जैसे यहाँ पे कि जो देखते हैं इक्वल करते हैं, उसे बराबर करते हैं, तो जाकर के वहां पे फिर x का वैल्यू रखते हैं। और जैसे y का वैल्यू निकाल लिए, फिर समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का वैल्यू या y का वैल्यू रखेंगे, वो आपका फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो इसको देख के जाएंगे कि टोटल जो विधि होता है वो 3 तरह का होता है, जो कैसे किस विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको देखकर जाना आपको। और अगला देखिए यहाँ पे जो, और बाकी से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं यहाँ पे है। और इसके अंदर कुछ नहीं, बस उसी चीज को सॉल्व किया कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। इतनी इसमें था, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस विधि पढ़ के जाएंगे। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ के समीकरण को कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसे अगर चेक करना होगा तो अलग से चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे एक्स का वैल्यू और रख करके उसी जो भी आपको जो टर्म मिलेगा, आपको जो मतलब के बहुपद मिलेगा, उसमें रखेंगे एक्स का वैल्यू, आपको बिल्कुल वहाँ फाइंड आउट कर लेंगे क्या मेरा सही ग्राफ बना है या नहीं, आप चेक करके तभी आगे देंगे, ठीक है। और एग्जाम हॉल में जरूर लेंगे, टीचर से आप मांगेंगे कि मुझे ग्राफ, अगर क्वेश्चन अगर दिया हुआ आया हुआ है तो आप ग्राफ पेपर जरूर मांगेंगे, और ग्राफ पेपर पर लिखने की कोशिश करेंगे हर हाल में। कॉपी मत लिखिएगा, ग्राफ पेपर पे ही लिखना है आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो, अगला जो टॉपिक आपका है वो है द्विघात समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। और बल्कि द्विघात समीकरण को, जो असल द्विघात समीकरण जो है यहाँ पे, ये जो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है वो असल में है इसमें द्विघात समीकरण, ठीक है। पॉलिनोमियल्स जो हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, और ये द्विघात समीकरण जो है ना वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक मतलब कि इक्वेशन कहलाता है। वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही इसमें बात करते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2-3 चीज़ है हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले हमने उसमें पढ़ा था कि अल्फा बीटा का सी वैल्यू जाना था कि अल्फा प्लस बराबर होता है कि -c/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। उसी तरह उससे आगे नेक्स्ट स्टेप में इसमें पूरी तरह से डिफाइन कर दिया है। और इसके अंदर एक चीज मालूम होना चाहिए, सेम प्रोसेस में यूज करेंगे, लेकिन याद रखेंगे इसको कि गुणनखंड विधि द्वारा जो हल, यदि दो रैखिक गुणनखंड में, यह जो
गुणखंडित किया जा सके, उसे दो में वैल्यू में से हम तोड़ सके, यानी कि जब उसको हम सॉल्व करते हैं कि दोनों वैल्यूज का आता है, उस इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर इसको देखा जाए तो असल में ये जो ना एक्स मतलब सॉरी अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा बराबर होता है माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जा करके आप क्या जो सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो आपका आ जाएगा फिर कट करके माइनस बी बाई। इसको आप मैं बताया भी था इसके बारे में, तो इस वाले फार्मूले को देख कर जाएंगे इसको इसके अंदर, ठीक है। जब इसका दो निकलता है इसके अंदर, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। और याद रखेंगे कि अक्सर बच्चे जो छोड़ कर एग्जाम में आ जाते हैं वो होता है विविधकर। इसको विवेचक भी हिंदी बोला जाता है और इससे विविधकर भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट होता है डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो याद रखेंगे कि ये इसको यहाँ जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इसको निकालने सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले डी निकालेंगे। जैसे आपको कोई बहुपद दे दिया तो क्या करेंगे, पर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे a इजिकल टू बी इजिकल टू सी इजिकल पर लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको निकालने से पहले आपको d निकालना पड़ेगा। पहले लिखेंगे d इजिकल टू का निकालेंगे, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर जो भी आपका यहाँ बी लिखे हैं उसको वैल्यू लिखेंगे, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करेंगे, तो यहाँ से आपका डी फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म में क्या करेंगे, इसको इस वाले फार्मूले में उसको बैठा लेंगे। तो माइनस बी तो मालूम आपको है, प्लस माइनस तो लिख देंगे वैसे ही। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिखते हैं, डी बराबर लिखते हैं, तो डी को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे कंडीशन में इसकी जगह पर क्या करेंगे, हम जो भी मेरा वैल्यू आएगा उस वैल्यू को ये इसकी जगह पर रख देंगे और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये आपका एक्स का वैल्यू एक प्लस और माइनस दोनों में आ जाएगा। इसको देखकर जाएंगे कि विविधकर या विवेचक क्या होता है। तो फार्मूला देख के जाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। ओके, इसको मालूम होना चाहिए डी क्या है, मूल उसमें क्या कहते हैं वो समान है। डी बराबर 0 है तो क्या मूल बराबर होगा, और डी क्या है यहाँ पर लेस देन है ग्रेटर देन है, तो चीज को देखेंगे वास्तविक मूल है कि नहीं है उस चीज को, ठीक है। खैर उसके अंदर कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूले पर पूरा फोकस कर जाएंगे और देखेंगे कि वास्तविक संख्या जो है वो मतलब कि ए नॉट इजिकल टू 0 है कि नहीं है उसमें, ठीक है। और करेंगे तो मालूम होना चाहिए कि यदि द्विघात समीकरण को दो रैखिक युग्म में गुणनखंड कर सकते हैं तो गुणनखंड विधि से हल निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना कर हल करें, मालूम है उसमें। तीसरा है कि सूत्र क्या होता है। तीन चीज को आप देख कर जाएंगे इसके अंदर, इस टर्म जानेंगे कि अगर कोई भी जो द्विघात समीकरण है वो दिया दो रैखिक आपको को गुणकों में अगर गुणनखंड कर सके तो गुणनखंड विधि से हल निकाला जा सकता है। याद रखेंगे अगर आपको दिया हुआ है कोई रैखिक समीकरण है और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको तोड़कर आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो है ना आप पूर्ण वर्ग भी उसको बनाकर हल कर सकते हैं। तीसरा जो इसके अंदर पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जो कंप्लीटली रूट में आता है उसे हम कर मतलब स्क्वायर में आता है उसे हम कहते हैं। जैसे 400 क्या है, एक कंप्लीट क्या है, एक किसका है स्क्वायर है, वो 20 का, एक 20 का है, ठीक है ना। क्या निकालते हैं, 20 का है तो 400 निकालते हैं तो ये 20 का स्क्वायर है। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर कि सूत्र क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको सॉल्व करके हम ऐसे यहाँ पर दिखलाया गया है। अब इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम चेक कर सकते हैं तीनों विधि से। पहला विधि यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कितना है आंसर आया, तो ये 2/3। इसका आंसर कितना है 2/3, इसका आंसर कितना है 2/3। तो आप तीनों चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको आप जो हमने बताया था फैक्टराइजेशन करना है, एक किनारे वाले को दूसरे मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को तोड़ना है, तोड़ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा विधि क्या था इसके अंदर कि आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें कि जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो क्या है प्लस 2 जो यूज कर रहे थे हम पहले से बता रहे थे कि दोनों टर्म के अंदर। तो इसको उसी तरह से कहा कि द्विघात समीकरण अगर ये क्या कहते हैं समीकरण पूर्ण वर्ग अगर हम बना सकते हैं तो हम यूज कर सकते हैं इसे पूर्ण वर्ग बना करके हम यूज कर सकते हैं। पहले इसको वर्ग के एतबार से लिख सकते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को दिखा गया किस तरह, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, इसीलिए इसको अलग अलग टर्म को कर लिया गया है ताकि इसको सॉल्व करके किया जा सके, दोनों बना सकते हैं। और सूत्र द्वारा क्या जो ये फार्मूला दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे फार्मूले पे, ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है।
बस इसके अंदर फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको है, बस ये जो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछता है और इसको हम कैपिटल डी लिखते हैं, और अगर स्मॉल डी होता है तो मोस्टली स्मॉल डी का मतलब यहाँ पर डायमीटर होता है, बट यहाँ पर डायमीटर की जरूरत नहीं है, बल्कि कैपिटल डी होगा, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट होगा, जिसको हिंदी में हम विवेचक कहते हैं और विवेचकर भी कहा जाता है। अगर आपसे विवेचक पूछे या विवेचकर पूछे इसका वैल्यू क्या है हिंदी में, तो वहां पर लिखेंगे b² - 4ac। ठीक है, और कभी कभी क्या करता है कि इसे कंडीशन में के का वैल्यू देता है कि ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, यानी कि यहाँ पर जो पहले वाले पढ़ते प्लस माइनस दोनों के अंदर होगा तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 0, तो क्यों मूल बराबर होंगे, तो इसलिए b² - 4ac होता है। अब पुट करेंगे तो डी बराबर कितना यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बराबर, तो इसीलिए क्या करेंगे b²-4ac = 0, इसलिए इसके बदले में क्या करेंगे यहाँ से के निकाल लेंगे, जो बोला है के निकालने के लिए। ठीक है, उसका पुट करेंगे, यहाँ से के निकल जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, उसकी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारतीय प्रश्न में भी द्विघात समीकरण के माध्यम से हल किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है, ये ऊपर वाले बारे में बताया है। लेकिन प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना चाहते संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से भी इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए आपको। तो फिर यहाँ पर एक्स वैल्यू पहले मान, लंबाई को क्या करेंगे, इसको चौड़ाई को एक्स कर लेंगे और लंबाई को 2x कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो गुनी है इसलिए इसको यहाँ फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से आपका क्या मालूम, चौड़ाई मालूम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ को देख लेंगे आप। अगला जो यहाँ पर है वो है समांतर श्रेणी, जिससे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं, एपी। इसके अंदर दो तीन चीज़ का ख्याल रखने की जरूरत है इसमें। और इसमें क्या होता है ना कि जैसे कभी कभी क्या करता है, ए और डी फाइंड आउट करना पड़ता है। ए का मतलब क्या होता है, जो प्रथम पद होता है, जो फर्स्ट जो टर्म होता है उसको याद करते हैं। दूसरा जो मालूम करते हैं वो कॉमन जो डिफरेंस होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, उसे हम डी लिखते हैं इसके अंदर, जो डिफरेंस लिखते हैं। तो ए बराबर तो मालूम है, उसके बाद डी बराबर क्या होता है, जो दूसरा टर्म होता है उसमें अगर पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं तो ये क्या मिल जाता है, हमें डी मिल जाता है। तो इसके आप वहाँ भूलिएगा नहीं एग्जाम हॉल में, इस पर थोड़ा सा अच्छे से देखा जाएगा, ऐसा नहीं हो कि जल्दीबाजी में आप यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं तो इसको और निकालना, तो ए बराबर क्या, ए को तो जो भी टर्म दिया रहेगा वो मालूम ही रहेगा, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, a+d। थर्ड टर्म निकालने का करेंगे तो a+2d। 4 निकालना होगा a+3d। फिफ्थ निकालना होगा a+4d। इस तरह निकालेंगे, टर्म को बढ़ाते जाएंगे, आपका वहां पर यानी कि अगला जो टर्म है ना हमें मालूम होता जाएगा। वहां पे डी पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ए मालूम कर लेंगे, और अगले वाले टर्म को हम लोग मालूम करते जाएंगे, पद को मालूम कर सकते हैं, t1 कितना, t2 कितना, t3 कितना, ऐसे ही फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। तो पहला पद क्या कहलाता है, ए, और सर्वांतर को हिंदी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, डी होता है, और अंतिम पद क्या होता है, एन। यानी जो फाइंड आउट करना पड़ता है हम उसको एन लिखते हैं, या उसको एल भी लिखा जाता है, एनवा पद हम कहते हैं उसको एन, और उसको ब्रैकेट के बाद हम क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, उसको जो टर्म हमारा होता है। और इन पदों का जोड़ होता है उसको हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए एस यूज करते हैं, इसको हम लोग जोड़ के लिए यूज करेंगे। और T1 या S1 जो यूज करेंगे या उसके अंदर SN यूज करेंगे, वो हमारा क्या होगा, वो सिर्फ हमें टर्म मालूम करना उसके अंदर कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दो तीन फार्मूला बस याद रखने की जरूरत है। एक तो पहले क्या करेंगे, जोड़ का फार्मूला। अब तो पूछा जाएगा कि एपी के जो प्रथम है, इन पदों का जो जोड़ है उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लगाएंगे एस, क्योंकि जब भी जोड़ की बारी बात आएगी इसके अंदर क्या लिखेंगे, एस बराबर क्या होगा, n/2 इंटू a+an। यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे, या इसको आप जब डिफाइन करेंगे तो ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, n/2, उसको क्या करेंगे, रूट मतलब कि वो ब्रैकेट डालेंगे, और ब्रैकेट में क्या करेंगे 2a, ये पहली ब्रैकेट है, फिर क्या करेंगे छोटी ब्रैकेट दे करके प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस मालूम है और आपको टर्म भी मालूम है, यहाँ से फाइंड आउट आप कर सकते हैं, जोड़ मालूम कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि अगला फार्मूला के इनवा पद ज्ञात करें, जब कोई टर्म बोले तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला लगेंगे a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मालूम, टर्म मालूम हो जाएगा। टर्म को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा a+d, a+2d, a+3d, a+4d, इस तरह करके भी आप निकाल सकते हैं। इस चीज को आप एक बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये देख कर जाएंगे यहाँ से टर्म। ठीक है, इसे आप क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे टर्म दिया 4, 8, 12, 16 इस टाइप को दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले ए क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा, 8 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपका डी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, डी, जैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया गया यहाँ पे।
ठीक है। फिर यहाँ पे 100 और कितना 80 है, तो प्लस भी होता है माइनस भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस जो भी टर्म होगा उसको पहले माइनस कर देंगे। अगर माइनस होगा तो वो माइनस भी साथ लिखा जाएगा, अगर वो प्लस होगा तो प्लस रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको कहा था कि इस वाले को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, सेम ऐसे बढ़ा करके आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ऑप्शन और या जो भी आपका आंसर रहेगा बिल्कुल करेक्ट होगा, इस पर कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इसको देख लेंगे आप एक बार कि पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, चौथा पद कैसे, ऐसे निकल सकते हैं, वरना फार्मूले पे भी निकल सकते हैं। ये वाला फार्मूला पे n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अगला जो समांतर श्रेणी के व्यापक जो है ना, वो जनरल फॉर्म कहते हैं इसको, यानी कि वही बताया जाएगा कि जो n पद क्या होता है और d क्या होता है, बस वो आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी उसमें पूछ लेता है कि a का मतलब क्या होता है। प्रथम पद है कि दोनों के अंदर जो सर्वांतर है, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस है, वो है कि नहीं, वो मालूम होना चाहिए आपका। और जनरल जो फॉर्म है इसके अंदर कुछ इस तरह से प्रश्न भी होते हैं, जैसे आपको पूछेगा यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद की ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे टी, तो आपका कितना हो जाएगा, 10वां पद बोले तो nवां पद करेंगे, तो n बराबर कितना 10 हो जाएगा। तो पहला पद क्या होगा आपका 2, और सेकंड जब क्या होगा तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे कितना का 5 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 2 हो जाएगा और d बराबर आपका 5 हो जाएगा। और n जो जितना ज्ञात करेंगे, कितना ज्ञात करना है हमें मालूम करना है, हमें 10 मालूम करना है, 10वां पद मालूम करना है, तो ये आपका हो जाएगा n। तो इसको फार्मूला बैठा देंगे, n बराबर a प्लस a प्लस मतलब के ब्रैकेट में लिखेंगे कि n माइनस 1 इंटू डी, यूज करेंगे इसको। अब यहाँ से अब n के बदले में क्या करेंगे, जो टर्म आपको निकालना है, यानी इसको लिखते हैं ऐसे ही, आमतौर पर लिखने का तरीका यही लिखने का है कि a के n लिखते हैं, तो n का मतलब जो 10वां पद है तो n लिखेंगे, और क्या करेंगे, एक बदले में जो आपका यहाँ 2 दिया हुआ है उसको लिखेंगे, प्लस उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, और n का वैल्यू कितना 10, तो जो वैल्यू यहाँ रखेंगे वही वैल्यू यहाँ लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं आपको है, ये सामने में ही हम लोग लिखते हैं। तो क्या करेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी का कितना हम लोग निकाले, यहाँ पे 5 निकालेंगे 5, तो क्या करेंगे 2 प्लस ये कितना फाइंड आउट किया है, 10 में से 1 जाएगा माइनस होगा, 9 आ जाएगा, फिर 5, तो पहले क्या करेंगे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, उसमें 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 47। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था यहाँ पे कि 47, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर सेम चीज वही सेम समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेकिन पूछा हुआ है कि समांतर श्रेणी करें, समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। तो पहला आपको कौन सा पद पूछे है, तो a3 पूछे हुए है 5 है, और a7 आपको दिया हुआ है कितना है 9 है, तो 9वां पद ज्ञात करना है, तो n निकालना है यहाँ पे। तो सेम चीज जो इसको फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम देखना पड़ता है कि मुझे क्या निकालना, क्या दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले क्या गया था कि समीकरण 1 2 करके मान सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और इसको दो तरह से कर सकते हैं हम लोग, एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, हम चाहेंगे तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमें कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिए हुए, तो हम लिख सकते हैं a3 इज इक्वल टू a प्लस ओपन ब्रैकेट टू, मतलब क्या क्या था इसके अंदर, ये जो फार्मूला था हमारा, ये क्या कहते हैं n माइनस 1, तो इसके बदले में क्या करेंगे, तो हमें 3 मालूम है, तो क्या करेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी, एक समीकरण यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर सॉरी ये समीकरण यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, सेकंड समीकरण यहाँ फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेगा कि a से a क्या होगा, जब साइन को चेंज करेंगे तो a से क्या होगा खत्म हो जाएगा, 6 को 2 से ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 9 को 5 में जोड़ देंगे, तो जितना भी हो जाएगा उसका कि यहाँ से यहाँ पर डी का मतलब कि ए, तो ये खत्म हो जाएगा, तो डी का यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे पहले, और समीकरण 1 में इस समीकरण को उठाएंगे, इसमें आप डी का वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आप 1 फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका ऐसे ही बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, या फार्मूला लगा देंगे a इंटू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, या आप ऐसे लिखते जाएंगे और उसको टर्म को बैठाते जाएंगे, आपको टर्म मालूम हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आता है इसके अंदर जोड़ के बारे में, कि पूछा जाएगा कि आपका जो समांतर श्रेणी है उसके जोड़ को मालूम करना है। तो जोड़ के लिए हमने बताया था अभी कि s बराबर क्या होता है n/2 इंटू मतलब के ब्रैकेट लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट करते हैं, a प्लस एन लिखते हैं, और इसी को ना दूसरी टर्म जब सॉल्व करेंगे तो इस वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। s बराबर क्या होता है n/2, इसको मल्टी ब्रैकेट 2a प्लस ओपन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, इसे यूज करेंगे। तो इस बराबर क्या है, n बराबर के एक टर्म को देख लेंगे ताकि आपको निकालने में आसानी हो सके। फिर इस बस जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये दो तरह का हो गया। और तीसरा जो यहाँ पर पूछता है इस टाइप से दिया हुआ है कि टर्म वगैरह, जैसे एस एन के बारे में पूछ लिया कि एस एन क्या होगा, इस बाकी सब दिया हुआ आपको है, डी भी दिया हुआ है आपको, ए भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया है। तो जब ये सब दिया हुआ है और आपको एस एन मालूम हो जाएगा, तो ये फार्मूला बैठा देंगे, कुछ नहीं करना है, इस एस एन की जगह पर ये एस एन को निकालना, तो बस जो भी दिया हुआ है इसके वैल्यू पुट कर देंगे, आपको यहाँ से निकल जाएगा। आसानी है, बहुत ईजी है ये, इसको ज़्यादा हार्ड लेकर न चलें, यह बहुत ईजी, इसको पढ़ कर जाएंगे समांतर श्रेणी को, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, ठीक है।
कोई दिक्कत इसके अंदर है? अब अगला देखिए यहाँ पे कि जो जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है समरूप त्रिभुज, जिसको हम लोग कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आज से तकरीबन वो 600 जो जो पहले भी उन्होंने जो थेम्स नाम के जो थे उसके अंदर जो थेल्स थे उन्होंने कहा था, और इसका जो नाम भी रखा गया जो थेल्स हम लोग कहते हैं। तकरीबन कहा जाता है कि जो 600 ईसा पूर्व में ये यूनान के थे, उनका नाम था थेल्स। उन्होंने उसके नामक से एक क्या कहते हैं वो एक मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने बहुत सारा काम किया इसके ऊपर। और उन्होंने जो समरूप त्रिभुज होता है, जो सिमिलरिटी होती है, किस किस बुनियाद पर होती है, किसके बेस पर होती है, उसके ऊपर उन्होंने बात किया है कि अगर कोई जो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात कर रहा है कि वो सर्वदा समान होती है, चाहे उनकी वास्तविक माप कुछ भी हो क्यों ना हो, जो देखने में एक जैसा होता है। तो सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। एक होता है सिमिलरिटीज, है ना। और एक दूसरा क्या होता है इसके अंदर, एक होता है समरूप, एक होता है समरूप, एक होता है सर्वांगसम। दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है, तो उस चीज़ को हम लोग तो पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिर भी हम लोग यहाँ देख लेंगे कि अगर दो ट्रायंगल एक तरह का ही है, जैसे यहाँ देखिए ये दोनों जो विड्थ है ये दोनों एक जैसा है, देखने में कैसा लगता है यहाँ पर, तो इस चीज़ को समझेंगे कि सर्वांगसम होता है, दूसरा क्या होता है इसके अंदर सिमिलर होता है। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है कि जो एक जैसा ही देखने में लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर्वांगसम का मतलब होता है कि वैसी आकृतियां जो समान आकार तथा समान माप साइज के हों। अब ये दोनों एक जैसा ही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे वर्ग, अगर ये 3 मीटर है या 3-4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर होगा, 6 होगा, दोनों हर चीज इक्वल होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम। सन क्या बोलेंगे इसको, सर्वांगसम। और जो समरूप का मतलब होता है जो एक जैसा दिखने वाला, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बट एक जैसा दिखना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे समरूप। दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। डिफरेंस मालूम होना चाहिए आपको कि सर्वांगसम और समरूप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस फिगर को देखने की ज़रूरत है, और हमें देखेंगे यहाँ पर कि जो जो सर्वांगसम आकृति होती है, जो शेप होता है, ये हमेशा ये समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। यानी सभी जो सर्वांगसम होता है आकृति वो समरूप होती है। ये जो सर्वांगसम है ये समरूप हो सकती है, लेकिन हर कोई समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकती है। इसको पॉइंट को आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। और जो हम त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल होता है, उसको कितनी कितनी बुनियाद पर बांटा गया है, कितनी बेस बांटा गया है, किस आधार पर डिवाइड किया गया है, वो मालूम होना चाहिए हमें। मतलब क्या होता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं के ही एक अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। मतलब कहने मतलब ये हुआ कि उसके संगत कोण बराबर हो। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर एंगल ए लिया तो इसका भी एक इसका डी लेंगे, इसका अगर वो बी लेंगे तो इसका एफ लेंगे, इसका सी लेंगे तो इसका इसका सॉरी इसका जो है ना वो बी लेंगे तो इसका क्या है एफ लेंगे, इसका सी लेंगे तो इसका ई लेंगे। जो भी हो एक जैसा होना चाहिए, उसके अंदर सेम लेंगे, ए बराबर डी और एंगल बी बराबर ई और एंगल सी बराबर एफ। तो आपका यहाँ से तो इस तरह फाइंड आउट किया जाता है इसके अंदर। तो याद रखेंगे इसको कि जो समरूपता होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, सिर्फ एक डैश की तरह था, दोनों तो मुड़ा रहता है नीचे और ऊपर की तरफ। और दूसरा जो होता है सर्वांगसम होता है तो एक दो बराबर लिख करके उसके ऊपर से यही साइन के ऊपर लिखते हैं, तो यह क्या कहलाता है, इसके ये क्या कहलाता है समरूप, और वो क्या कहलाता है सर्वांगसम। क्या कहलाता है सर्वांगसम। दोनों के अंदर डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इसको आप लोग एक बार देख के जाएंगे कि जो प्रमेय है, जो थ्योरम है, इस तरह एग्जाम के अंदर आता है कि आपको क्या क्या टर्म दिया हुआ है, जैसे डीई पैरेलल है बीसी के, तो फाइंड आउट करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या होता है इसके अंदर ए बाई ई सी। इस तरह फाइंड आउट करना पड़ता है। इसमें 2-3 तरह के अक्सर बेशतर आपसे पूछेगा। एक ये एक नंबर पूछता है इसके अंदर, और ये 2 नंबर हाँ इसी का ही एक ही का ये पूरा है, 1 और 2 पढ़ के जाएंगे। ऐसे बाकी पूरा देख लेंगे इसमें कि हो सकता है कोई दूसरा पूछ दे कि यहाँ पे जैसे लिखा है ए यानी कि कौन यानी एंगल के अकॉर्डिंग है इसके अंदर, फिर एंगल के अकॉर्डिंग है, फिर किसके अंदर ऐसे साइड के अकॉर्डिंग है, या साइड के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर जो पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास में, पूरी को यहाँ पे डिफाइन करना मुश्किल है, इसलिए इसको आप लोग देख के जाएंगे। सेम चीज रेक्टेंगल के अंदर है कि देखेंगे कौन किसके पैरेलल है। ये पैरेलल तो है बट ये पैरेलल नहीं है, तो किस
क्यों नहीं पैरेलल है और अगर इस टाइप से रहेगा तो क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को देखकर आप जाएंगे यहाँ पर कि जो प्रतिशत करती है तो कैसे करती है, समानुपाती होती है क्या होती है, समरूपता क्या चीज़ का ध्यान रखना है क्या नहीं होता है। जब इस पर हम उसके आधार पे जब हम बांटते हैं तो क्या होता है इसके अंदर हमारा मतलब हमारा जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर जो समरूपता होता है होते हैं इसके अंदर, या मतलब उसके अंदर जो भुजा हमारा एक है कि नहीं है। जो भी चीज़ को देखना होगा हम उस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, तब जाकर के हमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम जाके इसको चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। फिर सेम चीज़ यहाँ पर है कि पाइथागोरस जो प्रमेय है तो हम लोग प्रूफ करते जाते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमने इसके बारे में भी बताया था आपको कि ये पाइथागोरस ने दिया था, लेकिन आर्यभट्ट ने भी इनकी रहनुमाई की है। और खैर तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग में प्रूफ करना है और सिद्ध करना पड़ता है इसके अंदर कि ये बराबर है कि नहीं इसके अंदर है। यानी कि जो हाइपोटेन्यूस जो होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है ना, ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर जो है ना वो बी सी स्क्वायर यानी कि जो आधार होता है यानी कि जो बेस होता है इसके स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसे उर्दू के अंदर बात करेंगे तो इसे मैंने बताया था इसको उसको वित्र कहते हैं, इसको उमुद कहते हैं और इसको जो ना जिस कायदा कहते हैं। तो ये उसकी बात है, मैं हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मुझे उर्दू बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और खैर तो इसके अंदर कुछ फार्मूले को देखने की जरूरत है, इसको देखकर आप जाएंगे कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसको। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को कैसे क्या जाता है इसके अंदर एक 6.1 के अंदर और 6.2 के अंदर जो थ्योरम दिया हुआ है, इन दोनों को आप देख कर जाएंगे। उम्मीद है कि उस दोनों में से एक रहने का चांस है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और अगला जो है इसके अंदर है, क्योंकि टॉपिक लंबा है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना समझाना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ वही बात करना है। हर किसी को बात करने के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक उसके ऊपर चलना है, इसका नाम है नियामिक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस किसे कहते हैं और वाई एक्सिस किसे कहा जाता है। कि हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, जो हॉरिजॉन्टल इस फॉर्म में होता है ऐसे, जो हम उसको घर के भाषा में कह सकते हैं, जो सोया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, जो खड़ा होगा उसे हम क्या बोलेंगे वर्टिकल। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। जिस चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं इसको लेंगे एक्स एक्सिस, जो खड़े वाले फॉर्म होता है इसको लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये तो मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ के अंदर एक दो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर, कि पहले तो कोऑर्डिनेट आपको मालूम होना चाहिए कि कौन प्लस प्लस है, कौन माइनस प्लस है, कौन कौन प्लस प्लस है, कौन माइनस माइनस है। ठीक है, तो पहले आप इस चीज़ को लिख कर और देख लेंगे कौन इसके अंदर कौन सा है, फिर आपको मालूम हो जाएगा, इसमें कोई गलती होने की चांस नहीं होगी। कभी कभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, आपको दे देगा कि 3,5 ये क्या है, किस मतलब के उसके किसके अंदर वो आएगा। ठीक है ना, तो वो मालूम करना आपको है। ठीक है, तो मालूम होना चाहिए आपका कि किस वाले टर्म आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा। तो उसको मालूम करना, तो आप क्या करेंगे, देखें प्लस प्लस किस में होता है, तो फर्स्ट वाले में ही होता है, उसमें यूज करते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस क्या होता है प्लस में, वाई क्या होता है प्लस में। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड में क्या होगा आपका माइनस और प्लस। थर्ड में क्या होगा आपका दोनों माइनस में होगा। फोर्थ में क्या होगा प्लस माइनस। इसलिए इसको मालूम करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक अगला जो मैं बात करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या, उसके ऊपर जो कोटि कहलाता है उसके अंदर, हाँ उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अंदर दो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कहता है, एक कहता है दूरी सूत्र, एक डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है उसको मालूम कर लेंगे कि एक्स जो आप लिखेंगे रूट अंडर x-x2 का मतलब होल स्क्वायर और प्लस y-y2 का होल स्क्वायर। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये निकल जाएगा इसके अंदर, याद रखेंगे इसको हमेशा। लेकिन जब दो का आपको दिया होगा, यानी जैसे कोई सपोज दैट पी और क्यू दिया हुआ है, दो पॉइंट है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस पूछे तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कभी कभी क्या कहता है मूल बिंदु देता है, मूल बिंदु क्या कहते हैं, जो हम ओरिजिन होता है हमारा, जो जीरो जिसको हम लोग मानते हैं, यानी कि एक्स और वाई जहाँ पर जाके मिलता है जीरो होता है, तो वहां पर अगर बोला जाए आपको लेने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाएंगे, उसको रूट अंडर कर देंगे, आपके यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दो फार्मूला को के ही बेस पर क्वेश्चन अक्सर बेशतर पूछा जाता है। और उसके बाद जो पूछा जाता है आपको यहाँ पर कि जो सेक्शन फार्मूला होता है उसके अंदर, तो इसको दो तरह से फार्मूला पूछा जाता है यहाँ पे।
बल्कि इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। एक लाइन दे देगा उसके अंदर और क्या करेगा उसके अंदर x1 y1 एक्स, उसके बाद क्या करेगा x2 और y2 बोलेगा इसको कौन विभाजित करता है कौन बांटता है। अब आपको रेशियो दे देगा जैसे m1 और रेशियो क्या होगा इसमें m2 स्टेप देगा तो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना इसको हम बताया गया था कि ग्राफ के माध्यम से उसके थ्रू कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट करना टाइम नहीं है कि फाइंड आउट कर सकते फार्मूले को यहाँ पे, लेकिन इसको फाइंड आउट किया जा सकता है कि किस तरह ये आया फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे x को जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और y निकालना अगर होगा तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये फार्मूला को आप लोग देख के जाएंगे इस वाले फार्मूले को x और y को कैसे निकालते हैं। तो याद रखेंगे हमेशा कि जब x निकालना होगा तो यहाँ पर का x का वैल्यू पुट करेंगे, जब y निकालना होगा तो y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पूरे का, जो क्योंकि यहाँ पर तो आपको बीच का निकालना है ना, x निकालना है, जबकि आपको x1 मालूम है और x2 मालूम है, y1 मालूम है y2 मालूम है, बट आपको x और y मालूम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर इस वाले फार्मूले को लगा देंगे और यहाँ पर क्या करेगा जैसे m इंटू m और रेशियो 2 पे m2 पे इसको क्या किया है बांटे हुए, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला देख के जाएंगे आप यहाँ पर कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, ये रूट अंडर होता है। तो इसको देख कर जाएंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और ए बी का यहाँ पर एक चीज़ और जाकर जाएंगे कि देख कर कि कभी कभी त्रिभुज का दे देता है कि इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे। तो ये बहुत इजी है और आसान इजी वे में से याद रख सकते हैं। फार्मूला क्या, हाफ इंटू, इसको देखिए इसमें तीनों ब्रैकेट मतलब इसमें दो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, बल्कि तीन का भी कर सकते हैं लेकिन दो का यूज़ कीजिए काफ़ी है। तो इसमें क्या करेंगे हाफ इंटू x1। अब x1 को जब बाहर कर दिए तो मेरा क्या बचा y2 माइनस y3। याद रखेंगे कि x हमेशा इसमें बाहर बाहर रहेगा और y हमेशा इसके अंदर y हमेशा क्या रहेगा अंदर रहेगा। और याद रखेंगे जो 1 को निकालेंगे अगर तो 1 के बाद क्या होता है 2 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है 3 होता है, तो उसी तरह माइनस करते जाएंगे। जैसे x1 को बाहर किया गया तो क्या करेंगे y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर क्या लेंगे प्लस, यहाँ निकाले x2, तो x1 को बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ करेंगे x2 को बाहर निकालेंगे तो 2 के बाद क्या होता है 3, तो y3 माइनस क्या करेंगे इसको y1, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे प्लस, यहाँ पे किसको निकालेंगे फिर x3 को निकालेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने कहा था 3 जब ले लिए तो फिर ये क्या होगा रिवर्स करेगा, तो 3 बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 बाद क्या आएगा 2। यहाँ से आपको पूरा याद हो जाएगा, याद करने में कोई दिक्कत है, इसको एक बार पढ़ेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं, एक होता है संरेखीय पूछता है इसके अंदर कि संरेखीय मतलब होता है कि जब कोई एक लाइन होता है उस पर ही वो लाइज करता है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे सपोज ये आपका दिया है एक यहाँ पे ए है बी तो ट्रायंगल के बारे में तो इसको निकाल सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन एक लाइन में भी पूछा जा सकता है। संरेखी के बारे में पूछता है कि संरेखी मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर तीनों बिंदु आते हैं वो संरेखी कहलाता है वो। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर एक पी दिया है क्यू दिया हुआ है और कह रहा है कि इससे 10 इकाई है, तो वाई का मान क्या है, तो वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पुट करके दूरी सूत्र को रखेंगे यहाँ पे पी और क्यू को यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर कि मूल बिंदु से एक पी इतना दिया हुआ था, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे, आपसे फाइंड आउट कर लेंगे। फिर दिया के का किस मान के लिए बिंदु 8,1, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया है के -4 और तीसरे ब्रैकेट में दिया है कि 2 ब्रैकेट -5। एक संरेखी है, तो संरेखी मतलब क्या करेंगे इसको अलग अलग यूज करते हैं, और संरेखी कभी है तो आप डायरेक्ट भी इस फार्मूले पे त्रिभुज का क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस जैसे सॉल्व किया गया यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अगर इसको आपको वाजे करना हो जैसे तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार इस वाले को इसको ए बी सी मान लेंगे या जो भी चीज उसको एक मान लेंगे, पी क्यू एक्स कुछ मान लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में एक दो को साथ लेके चलना, पहले दोनों का डिस्टेंस सूत्र लगाएंगे, फिर 2 को लगाएंगे, फिर 3 और 1 को लगाएंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तीनों बराबर आ रहा नहीं, अगर तीनों बराबर होगा तो पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज है, तो वो अगले वाले में पढ़ेंगे। वो त्रिभुज कौन कहलाता है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जो इक्विवेलेंट कहलाता है त्रिभुज जब तीनों उसके भुजा तीनों साइड उसके क्या होते हैं बराबर हुआ करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे के का वैल्यू दिया तो के का वैल्यू इस 3 तरह का देख कर जाएंगे इंशाल्लाह, तीनों में से एक इसी टाइम करेगा, भले इसका डेटा अलग होगा वो अलग बात है, बट इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगला देखिए वो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अहम क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, जिसे उर्दू में कहते हैं इल्म मुसल्लसात। ठीक है, तो इसके अंदर जो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें हमने पढ़ा है कि एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए कि साइन कॉस टेन कॉसेक और क्या कहते हैं सेक और कॉट यूज करते हैं। अब जानते हैं 3 टर्म आपको याद हो, साइन कॉस टेन याद हो तो आप ऑटोमेटिक 6 टर्म को यूज कर सकते हैं, 6 इसके वैल्यू को याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं साइन को लिखते हैं p/h,
कॉस को क्या लिखते हैं बी बाई एच और टेन को लिखते हैं पी बाई बी। इसको ये पलटा देंगे तो साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, ठीक है। कॉस को उल्टा सेक होता है और कॉट को उल्टा टेन या टेन को उल्टा कॉट होता है। जब टेन को पी बाई बी लिखते हैं तो कॉट को क्या लिखते हैं बी बाई पी। ये फार्मूले को आप देख के जाएंगे। और अक्सर बेशतर क्या होता है कि जब एग्जाम देते रहते हैं तो फार्मूले को भूल जाते हैं वहाँ पे। तो इस वाला ये भूलने का चांस बहुत कम होता है जब जो डिग्री में निकालते हैं, जो सबका वैल्यू याद रखना पड़ता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना है, 45 का डिग्री कितना है। तो ऐसे कंडीशन को क्या करेंगे आप उसको ना एक साइड में रफ में लिख लेंगे। अगर आपको जब पुट करना होगा तो उसको देखकर पुट करेंगे, उसको ज़बानी या अंदाज़ी लिखने की तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लिखेंगे आपका रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे। ये अक्सर बेशतर ऐसा होता है। और अभी तो पूरा याद रहता फार्मूला, जब एग्ज़ाम हॉल बैठेंगे तो जो फार्मूले को जो पढ़ के गए हुए हैं ज़्यादा पढ़ गया तो भी उसको भूलने का चांस रहता है, भूल जाते हैं, इंसान है और भूल इंसान से ही होती है। तो खैर, तो क्या कहते हैं एग्जाम में जाए तो इस फार्मूले को देख कर जाए और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करके जाए और जो इंपॉर्टेंट फार्मूला उसको जरूर देख कर जाए। और इसमें कुछ ज़्यादा सीरियस लेकर और ज़्यादा टेंशन लेकर करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स को इत्मीनान से क्वेश्चन को समझकर बनाए। खास कर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर। कभी कभी इसके अंदर 25 क्वेश्चन, कभी तो 16 क्वेश्चन, इस तरह कभी 22 क्वेश्चन, कभी उससे ज़्यादा भी कर देता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के पूछा जाता है, तो आप इसको सही से बना के जाएंगे। तो सबका वैल्यू मालूम करना कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टैन, कॉट, सेक, कॉट, जितना भी होता है इसको देख के जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि आपको नंबर मैं बता रहा हूँ कि ये जो फाइंड आउट करते हैं, मैं बताया भी था कि अगर भूल जाएंगे तो कैसे डिग्री को निकाला जा सकता है, कैसे इसके वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर अब भूलने के चांस अगर होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो याद रखिएगा इसको ना माइंड के अंदर यूज कर लीजिएगा, जो उल्टा याद कर लीजिएगा। जो साइन 30 होता है वो कॉस का 60 होता है, जो साइन 1 होता है वो कॉस का 90 होता है, जो कॉस का 90 होता है वो साइन का 1 होता है, जो साइन का मतलब 45 डिग्री होता है वो कॉस का 45 डिग्री होता है। उसको मालूम होना चाहिए आपका। और जीरो का 1 क्या होता है और क्या 1/√2 किसका है, 1/2 किसका है, √3 किसका है। अक्सर बेशतर 10, 60 और 30 में बच्चे फंस जाते हैं जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में और इस जगह आपको पूरा याद करने का और एकदम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है और पूरा पढ़ के जाने की जरूरत है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या सही है कि नहीं है, और क्या 10, 30 का वैल्यू 1/√3 होता है कि नहीं, क्या 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 10 बराबर 1/√3 होता है या √3 होता है। इसके अंदर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गलत फार्मूला लगा दे और आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। इसका पूरी ख्याल रखेंगे खास के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। और एक चीज आता है इसके अंदर पूरक और संपूरक कहलाता है। पूरक का मतलब ये होता है कि जब वो एंगल जो दोनों का कोण मिल करके 90 बनता है उसको हम क्या बोल लेते हैं, पूरक कहते हैं। और जैसे हमने पढ़ा होगा कि एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है और एक कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। कंप्लीमेंट्री का जो कंप्लीट हो जाए उसके अंदर, और सप्लीमेंट्री कहते हैं। और उसमें क्या होता है, पूरक होता है संपूरक। पूरक का मतलब ये होता है कि जो दो एंगल मिल करके वो 90 डिग्री बनाता है वो क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। और जब दो एंगल मिल करके 180 बनाता है तो संपूरक कहलाता है। तो मालूम होना चाहिए आपको, ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साइन अगर वो बोला जाए तो पूरक के बारे में बात हमेशा, जब पूरक की बात करेंगे तो 90 से माइनस करेगा, जब संपूरक की बात करेंगे तो 180 के। आपके क्वेश्चन में 180 वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपका ओनली 90 वाला रहेगा, पूरक वाला ही पूछा जाएगा अगर इसके अंदर पूछा गया तो। याद रखेंगे इसके अंदर तो मालूम कर लेंगे आपको साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए इजिकल टू क्या होता है, साइन ए होता है। टेन 90 माइनस ए इजिकल टू क्या होता है, कॉट ए होता है। और कॉट 90 माइनस ए इजिकल टू क्या होता है, टेन ए होता है। और सेक 90 माइनस ए इजिकल टू क्या होता है, कॉसेक ए होता है। और कॉसेक 90 ए माइनस क्या होता है, सेक ए होता है। इस वाले को हम देख के जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कोई आपको ट्रायंगल दे दिया समद्विबाहु त्रिभुज मालूम करना है, तो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो साइड बराबर हो वो समद्विबाहु कहलाता है। इसका बहुत इजी तरीका है, हमेशा याद रखिएगा इसको कि जिसका ये दो बराबर होगा, जैसे साइन 45 पूछा हुआ है पे तो 1/√2 होगा। या फाइंड आउट आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको प्रूफ करने का टाइम नहीं है लेकिन आप प्रूफ कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे जो इसके अंदर आता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इस तीनों फार्मूला को देखकर जाएंगे और 3 से आप 12 फार्मूला बना सकते हैं। पहला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसको प्रूफ भी किया था हम लोग। और आज जो अगर आप चाहेंगे इसको बनाना तो आप इसको 3 फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों कि 1 यहाँ पर है, जब कॉस को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सिर्फ साइन पूछ दिया तो साइन का जब स्क्वायर उड़ेगा तो क्या रूट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट अंडर आ जाएगा इसके अंदर। इस 3 फार्मूला को मालूम करेंगे तो कभी कभी दम अगर याद रहेगा ना आपको फौरन वहां पर टिक करेंगे, आपको फार्मूला को रट्टा मारने और फिर उसको न सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको देखकर अच्छे से देख कर जाएंगे तीनों फार्मूला को।
पहला जो आपका है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा जो आपका है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और थर्ड जो आपका है ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको आप देख कर जाएंगे, इंशाल्लाह आपका पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग बात करेंगे इसके अंदर वो इस ट्रिग्नोमेट्री की ही का ही पार्ट है। वो जो चीज़ ऊपर हमने बताया था ये सेम चीज़ इसके अंदर है कि साइन बराबर पी बैच होता है, कॉस बराबर बी बैच होता है, टेन बराबर पी बाई बी होता है, और कॉसिक बराबर इसको उल्टा कर देंगे साइन को, तो क्या होता है पी बाई एच है तो एच बाई पी, कॉस को उल्टा कर देंगे सेक तो बी बाई एच तो एच बाई बी, टेन को उल्टा कर देंगे पी बाई बी है तो बी बाई बी, ये बन गया आपका। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहे तो वहाँ पे याद रख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित पी पो से पंडित, बो से बी से बद्री, पी से प्रसाद, और हर हर बोले को लिखेंगे एस से हर, एस से हर, बी से बोले, उसको बोल सकते हैं। और भी इसको कई चीज़ है, उतना नहीं, कुछ भी आप अपने कोई ऐसा की याद रख लेंगे इसके अंदर जो आपको बेहतर हो, आप आसानी से उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर साइन कॉस टेन इसके बारे में। और दूसरी बात इसके अंदर एक ख्याल करेंगे कि अगर एंगल का अगर दिया रहे तो उसको भी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। एंगल के बारे में जिसको दिया उसको केयरफुल यूज करने की जरूरत है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सी का क्या होगा तो जो जो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ए के बारे में बोलेगा तो इसका पी कौन हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला हो जाएगा। ये नहीं कि एक ही पी को रहता है, एच अपनी जगह पे रहता है, पी और बी बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल अगर हमारा सी होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, अगर ये ए होगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, इसका ख्याल रखेंगे। और जिस पर ये आधारित रहता है, जिस पर ये रहता है, टिका रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं, जिसको हम जानते हैं कि बेस मतलब फाउंडेशन होता है, जिसको हम हिंदी में आधार कहते हैं। इसका पूरा ख्याल रखिएगा और इसको गलती मत कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप इतने गाफिल हो जाएं, इतने केयरलेस हो जाएं एग्जाम के टाइम में, और आप इसको एंगल भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि एक आप पी परपेंडिकुलर कौन होगा और इसका बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा। इसके अंदर पूरी तरह से करने की जरूरत है यहाँ पे। और आपने तीन फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से तीनों फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा पी स्क्वायर बराबर तो आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूछेगा बी स्क्वायर बराबर तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से तीनों फार्मूला को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पूरा वही बताया जो मैं प्रोसेस के कैसे पलटाया जाता है, इसको लेकर के आपको फाइंड आउट किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया इसके अंदर है कि साइन सी बराबर क्या है 4/5, कॉस सी बराबर कितना है ना। देखिए यहाँ पर सब तो सी में दिया हुआ है, एंगल पूछ रहा है, तो इसको निकालना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर कोई एक ए रहता और दूसरा बी पूछ लेता, सी या सी पूछ लेता दूसरा, तो आपको निकालने में परेशानी होती। तो ऐसे कंडीशन में पहले आप एंगल को देखेंगे कौन ए बोल रहा है या सी बोल रहा है। तो जो जिस एंगल को बोला जाएगा उसके सामने वाले को देखेंगे कि परपेंडिकुलर है, कौन हमारा हाइपोटेन्यूज है, कौन हमारा बेस है, उस चीज को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसको देखकर आप जाएंगे। और इसके बाद जो मेन चीज़ से पढ़ना आपको वो है एंगल के ऊपर। तो ये जैसे देखेंगे साइन जो जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। साइन 30 बराबर 1/2 होता है। साइन 45 बराबर 1/√2 होता है। साइन 60 बराबर √3/2 होता है। साइन जो 90 बराबर 1 होता है। इसको उल्टा कर देंगे, जो 90 होगा 1 रख देंगे, जो √3/2 यहाँ लिख देंगे, रूट जो 45 है सेम रहता है, 30 60 की जगह आ जाएगा, और इसका जो यहाँ पर जीरो है जीरो यहाँ चलाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि 10 निकालेंगे तो ये तीनों को हमने बताया भी था कि जीरो के नीचे 1 होता है, 1 के नीचे 1 होता है। इसको जब आप इन्वर्स करेंगे तो ये आपका कट के जीरो आ जाएगा। इसको का 1/2 √2 इसको पलटाएंगे आप तो ये 2 से 2 का कट जाएगा, सिर्फ का बचेगा यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, 1/√3 होगा। और ये दोनों का √2 से √2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, ओनली 1 होगा। √3/2 करेंगे और इन टू करके 2/1 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा इसका √3। और ये परिभाषित होता है। वो परिभाषित का मतलब ये होता है कि जब कोई ऊपर कोई नंबर होता है, अगर हमने लिखा कि 0/1 तो इसको लिखेंगे 0। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि 5/0 तो इसको यह होता है वो परिभाषित इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर उस चीज़ को हम वाज़ेह नहीं कर सकते हैं कि जिसका अंश अगर कोई भी नंबर अगर 0 हो और नीचे कुछ भी नंबर हो उसका, यानी कि नोमिनेटर कुछ भी हो, मतलब कि 0 हो, और उसका जो डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर कुछ भी हो, तो ऐसे कंडीशन में 0 लिखते हैं। और लेकिन जिसका नोमिनेटर अगर वो क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर अगर उसका मतलब उसका अगर कोई भी अगर 0 हो तो याद रखेंगे हमेशा अपरिभाषित होता है। इसको हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं इसके अंदर अपरिभाषित का। ठीक है, और इसके अंदर मालूम करके जाएंगे ये फार्मूला को कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए याद रखेंगे, साइन को उल्टा कॉस, कॉस को उल्टा इसमें साइन करते हैं जो एंगल वाले में होता है। तो साइन को उल्टा कॉस और कॉस को उल्टा साइन, टेन को उल्टा कॉट, कॉट को उल्टा यहाँ पर टेन, सेक को उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा सेक, याद रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, और आपको एक तरह का ये फार्मूला पूछता है इसके अंदर, फार्मूला निबल के साथ पूछता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि tan 65/cot 25। तो क्या करने से पहले देखेंगे कि 90 हो रहा है कि नहीं, दोनों को ऐड करेंगे। 90 हो रहा है इसका मतलब ये पूरक है, तो पूरक का मतलब क्या होगा, जब 90 होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, एक को चेंज कर देंगे। तो हम cot जैसे 60 यहाँ कितना लिखा है tan 65 है, तो 65 को रख देंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं आप।
तो यहाँ पे क्या क्या चेंज कि कॉट 25 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? कॉट 90 में से किसको माइनस करेंगे? 65 को, तो क्या 25 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने कहा पढ़ा कि कॉट 90 माइनस कितना 65 बराबर क्या होता है? tan 65, क्योंकि जब दोनों को ये क्या आ गया, जब 65 है ना, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब ऊपर नीचे रखेंगे, दोनों कट करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपको। एक तरह क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर जो बात करेंगे सेम चीज जो हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तीनों फार्मूला को देखकर जाएंगे, और टेन बराबर को हम टेन जो थीटा होता है इसको लिखते भी हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको लिखा जा सकता है। और प्रूफ करने के लिए आपको इसमें तो एक ही लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे 2 या 3 जो अक्सर रिपीट करता है बिहार बोर्ड में, वो यहाँ पूछा जाता है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a इज इक्वल टू 2 sec a। इसको प्रूफ करना है क्या? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? LHS को लेंगे, LHS को लिख देंगे, और यहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग cos को क्या क्या लिखा जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 1 क्या होगा? अब ऊपर वाले पढ़े तो यहाँ से फाइंड आउट हम लोग क्लास में कर चुके हैं, फिर भी इसको एक बार प्रैक्टिस करके, इस वाले को कम से कम प्रैक्टिस करके, और इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट बाद वाला होगा 2, उसको भी देख करके आप जाएंगे NCERT बुक से। अगला जो यहाँ पे है वो त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है, इसके अंदर जिसको हम लोग कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, कि जब कोई दूरी या हाइट निकालना पड़ता है हमें, या मतलब कि ऊंचाई निकालना पड़ता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पे जो हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या चाहे वो मजदूर हो, चाहे मिस्त्री, कुछ भी हो, जब घर बनाते हैं, कुछ बनवाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और हाइट एंड डिस्टेंस की सिर्फ घर बनवाने नहीं, बल्कि हर चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जरूरत पड़ती है। इसके एंगल को फाइंड आउट करना जरूरी होता है। इससे आपका एक जो एक्चुअल जो जहाँ होना चाहिए उसका पता चल जाता है कि हमारा इसका हाइट कितनी है, इसका जो ना डिस्टेंस कितना है, इसलिए हमें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें 2-3 चीज़ ज़्यादा रखने की जरूरत होती है कि जब कोई इंसान जब अपने सीधे कोई देखता किसी के ऊपर, तो उसको बोलेंगे क्षैतिज तल बोलते हैं, उसको अस्तर कहा जाता है उसको, ठीक है। लेकिन जब जब उसकी आंखें ऊपर की तरफ उड़ती हैं, तो जो आंखों के सामने जो भी इसके अंदर है, इससे और हमारे ऊपर की तरफ जो जहां मैं दिखता हूँ, इस दोनों बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। जब हम किसी को नीचे की तरफ हम देखते हैं, तो हमारी निगाह नीचे होती है, तो हमारे कोई ना कोई हमारे आइज साइड जो है ना, उससे नीचे इस जो एंगल जो बनता है नीचे की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अवनमन कोण। इन उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को, इसको देख कर जाएंगे कि इसमें क्या होता है। हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको अक्सर जो पूछता है, जो बिहार बोर्ड के अंदर NCERT में जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो पूछता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि उसका जो शिखर होता है वो जमीन को छूने लगती है, तो उसके साथ इतनी डिग्री कोण बनाती है। तो फाइंड आउट करें और बताएं कि पेड़ कितनी ऊंचाई थी। ये अक्सर पूछता है। और एक पतंग वाला पूछता है कि अगर उसे किसी जमीन पर उसे बांध दिया जाए और 45 डिग्री पे वो उड़ रही है, तो जमीन से कितना वो हाइट पर वो उड़े, उसमें उस मालूम करना है। तो सेम चीज करना है यहाँ पे। अगर ये अंक आपको मालूम है वैल्यू, तो यहाँ से पुट करना है और आपको पहले फिगर बनाना है। याद रखेंगे कि फिगर को सही ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिगर ड्रॉ हो जाता है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर फिगर ड्रॉ नहीं होता सही, तो आपका आंसर आना मुश्किल है। और जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। इसको आप पहले जैसे जैसे लैंग्वेज में दिया है उसको आप पहले उसको फिगर बनाइएगा और इत्मीनान के साथ बनाइएगा। जैसे पूछा है 1.5 मीटर एक लंबा है, एक लड़का है, तो लड़का जब भी होगा तो ये लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि भवन यहाँ पर। अभी भवन भी दे सकता, कुछ दे सकता, बना सकते हैं। बोला जाएगा कि एक टावर है, उसके ऊपर है ना एक कोई चीज, एक लकड़ी है, एक पोल है, उसके ऊपर बांधा हुआ है, तो जैसा बोलेगा वैसे करेंगे। बोला जाएगा एक जो है ना क्या कहते हैं, एक टावर है, उसके ऊपर से एक जो है ना 60 डिग्री का एंगल बनाता है जमीन पे, 31 डिग्री का, तो फिर उसको अलग बनेगा फिगर। तो जो जैसा पूछेगा वैसे फिगर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, बनाएंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन मेरा हाइट कौन सा हमारी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या करेंगे, एंगल को फाइंड आउट करेंगे, जो पूछेगा वैल्यू उसको हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से बहुत ईजी है। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे मजेदार है, और पढ़ेंगे इसको तो बहुत मजा आएगा। लेकिन याद रखेंगे कि इसके अंदर एक चीज दिया रहता है कि जैसे यहाँ पर आप √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू जरूर देखे जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि √2 बराबर फला, √3 बराबर इतना, तो उस चीज को आप देख कर जाएंगे। और उससे फायदा क्या होगा आपका कि आपकी गलती नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अब इसको देख कर जाएंगे पूरी तरह से।